तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तथा I जो मैट्रिक्स है हमारे पास दो कोटि का तत्सम दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि I प्लस A बराबर I माइनस A इनटू इस मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसकी हम LHS सॉल्व करते हैं। देखो LHS सॉल्व करेंगे। हमारे पास LHS है I प्लस A। तो I हमारे पास क्या मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, ठीक है ना। दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है और प्लस ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 माइनस टेन अल्फा और टेन अल्फा y2 0, इस तरीके का मैट्रिक्स है। तो इनको हम ऐड करते हैं। तो देखो 1 और 0 ऐड होगा तो आपका आएगा ये फाइनली 1, 0 और ये माइनस का टेन अल्फा y2 ऐड होगा तो ये आएगा आपका माइनस का टेन अल्फा y2, और ये 0 और टेन अल्फा y2 ऐड होगा तो ये आएगा आपका टेन अल्फा y2। 1 प्लस 0 आपका 1 आएगा। तो हमारी एलएचएस हमने ये निकाली। अब हम इसके आरएचएस निकालते हैं। चलो मैं आरएचएस यहां से स्टार्ट करता हूं तो आपको थोड़ा लंबा मिल जाएगा ये, है ना। एलएचएस स्टार्ट करो तो स्पेस हमें ज्यादा चाहिए एलएचएस के लिए सॉल्व करने के लिए। सॉरी आरएचएस, ठीक है। तो ये आरएचएस देखिए हमारे पास है आरएचएस में हमारे पास i माइनस a इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, इस तरीके से। आई हमारे पास होगा 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स जैसा कि आपके पास है पहले से ही है ए मैट्रिक्स, ये रहा 0 माइनस टेन अल्फा और ये आपके पास टेन अल्फा बाई 2 और 0, ये ए मैट्रिक्स हमने लिखा है। और सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा माइनस का, ठीक है जी। और ये जो है ना ये पूरा एक बड़ा वाला ब्रैकेट होगा उसमें क्लोज होगा क्योंकि आई माइनस ए था, ठीक है ना। और उसके साथ में ये अलग मैट्रिक्स है क्या cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है जी। ये चीज है। आप इसको सॉल्व करोगे देखो 1 माइनस 0 क्या होगा 1 0 माइनस देखो 0 माइनस माइनस ये tan अल्फा y2 हो जाएगा, ठीक है भाई। 0 माइनस ये माइनस का tan अल्फा, ठीक है। 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा ये 1। अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स और था cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ये था cos अल्फा सॉरी sin अल्फा और cos अल्फा। तो आप देखो अब हमें क्या करना होगा इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा, वो यहाँ पे ही लिखता हूँ मैं, थोड़ी सी जगह बचे ज्यादा सही होगा। यहाँ पर ही नया मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे नंबर उसके, इसलिए इधर वाला ब्रैकेट नहीं लगाते। 1 की मल्टीप्लाई cos अल्फा से होगी तो यहाँ पे आएगा आपका cos अल्फा, इस tan अल्फा y2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ आएगा आपका sin अल्फा इनटू प्लस sin अल्फा इनटू tan अल्फा y2। अब हम इसका a1 2 एलिमेंट लिखेंगे नए वाले मैट्रिक्स का, तो 1 माइनस ये माइनस का sin अल्फा आएगा, tan अल्फा y2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ आएगा प्लस का cos अल्फा इनटू tan अल्फा y2। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये मैट्रिक्स का जो होता है ना माइनस का tan अल्फा y2 इनटू cos अल्फा, जो आपको हो जाएगा cos अल्फा इनटू माइनस, फाइनली माइनस ही आना है इस टर्म पे, ठीक है, tan अल्फा y2। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी sin अल्फा से तो प्लस का sin अल्फा माइनस tan अल्फा y2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा sin अल्फा इनटू tan अल्फा y2 प्लस इस 1 की cos अल्फा से होगी तो क्या आएगा ये cos अल्फा। समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई सही है हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए आप ये sin अल्फा है ये tan अल्फा y2 है, ठीक है, ये tan अल्फा y2 है और ये आपका cos अल्फा है, ये sin अल्फा है। ये फिर से लिखना पड़ेगा cos अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आपके पास sin अल्फा है, ये sin अल्फा इनटू tan अल्फा y2 को हम लिखेंगे क्या sin अल्फा y2 अपॉन, अरे cos अल्फा y2 ये तो लिखोगे, लिखेंगे लिखेंगे, ये टर्म फिनिश हो गया। और माइनस का sin अल्फा प्लस का इसको cos अल्फा, ये आपके पास cos अल्फा
इनटू में क्या था, tan अल्फा था, tan अल्फा बाई 2 था, तो ये क्या हो जाएगा sin अल्फा बाई 2, sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ठीक है, अभी आपके पास है माइनस का cos अल्फा इनटू tan अल्फा बाई 2, तो माइनस का cos अल्फा को तो आप रहने दो ऐसा ही, tan अल्फा को आप चेंज करोगे तो क्या होगा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ठीक है जी। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस में sin अल्फा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, sin अल्फा इनटू tan अल्फा बाई 2, तो sin अल्फा और tan अल्फा बाई 2 को लिखोगे आप sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। अब देखो प्लस का cos अल्फा है, प्लस का cos अल्फा है। ठीक है जी, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर लो आप। ठीक है, अब आप देखो इस cos अल्फा बाई 2 की, इस cos अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई कहां पर आकर होगी, शायद इस cos अल्फा में होगी। अरे नहीं आ रहा समझ में, इस तरह की तुमने सॉल्व करी है कभी नहीं, दो एकम दो है ना, ये तो पूरा एक टर्म है अलग, तो इसका हर की गुणा इसमें तो होगी, इसमें आगे करेंगे तो क्या होगा ये cos अल्फा इनटू cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इनटू sin अल्फा बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर cos अल्फा। समझ में आ रहा है क्या हुआ, और ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर में लिख रहा हूँ, एक में क्या एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, देखो cos अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 आएगा, क्या आएगा है ना, तो ये वाला टर्म तो आपका माइनस का, तो माइनस वाले को मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ। प्लस वाला क्या है आपके पास sin अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा माइनस क्या आपके पास माइनस का sin अल्फा इनटू cos अल्फा बाई 2, ये वाला टर्म मैंने बाद में लिख दिया, समझ में आ रहा है ना, और नीचे आएगा cos अल्फा बाई 2। समझ में आया दोनों तो सही बनाने के लिए, ऑर्डर बनाने के लिए। अब ये cos अल्फा बाई 2 इसकी गुणा में जाएगा, तो ये वाला तो वो पॉजिटिव टर्म, ये होगा नेगेटिव टर्म, ये वाला होगा नेगेटिव टर्म, तो पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिखूंगा तो ताकि थोड़ा सही लगेगा ना, cos अल्फा बाई 2 माइनस का, फिर दोबारा स्टेप में लिखना पड़ेगा sin अल्फा इनटू sin अल्फा बाई 2 इनटू ये क्या होता है cos अल्फा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या बच रहा है cos अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, और देखो यहाँ पे ये क्या होगा cos अल्फा, ये हो जाएगा उधर cos अल्फा अल्फा इनटू cos अल्फा बाई 2, तो ये वाला मैं cos अल्फा इनटू cos अल्फा बाई 2 वाला मैं यहां पे लिखूंगा, प्लस sin अल्फा इनटू sin अल्फा बाई 2 मैं इधर लिखता हूं। ठीक है भाई, बट्टे क्या हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। समझ में आया, ब्रैकेट ऑफ हो गया, सबके नीचे cos अल्फा बाई 2 है, सबके नीचे है ना, तो क्या करेंगे आप इस मैट्रिक्स से बाहर ले लेंगे हमारा पास cos अल्फा बाई 2, सबकी गुणा में जाएगा, होगा हर एक एलिमेंट की जाता है, कोई गुणा बाहर देते तो इसलिए हमने क्या करा 1 अपॉन cos अल्फा बाई 2 बाहर लिया है, तो कहने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के डिनोमिनेटर में जाएगा ना ये, समझ में आ रहा है ना। अरे एक बट्टे cos अल्फा बाई 2 सबसे गुणा होगी तो ये ऊपर वाली पार्ट तो बचेगा अंदर, अब ऊपर वाला पार्ट बनेगा, वो क्या है, ये किसका फॉर्मूला है cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला है मेरे भाई, है नहीं है, ये वाला देखो ये तो बाहर आ गया आपका, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको बताओ बताओ ना, cos a plus b sin a प्लस sin a माइनस b भाई, किसका sin अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, इस तरीके का फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है ना। देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है ना, तो a ये है तो वो चीज है यहाँ पर। अब यहाँ देखो ये तो बाहर आ गया आपका, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है sin a माइनस b का, ये भी बनना है, तो sin अल्फा ये वाला है, ठीक है, a ये वाला है, तो a क्या है अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और ये क्या बनेगा आपका cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का ये वाला बनना है, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे माइनस लगा दें तो क्या करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये थोड़ा उससे चेंज करने से होगा आपका, कौन सा, अगर इस माइनस को अंदर ले जाए तो वही आएगा ना जो हमारा आता स्टैंडर्ड तरीके, ये किया था आपका हमारा, ये हो गया था, मैं डॉटेड लाइन खींच देता हूँ, ये अलग पार्ट है हमारा 1 अपॉन cos अल्फा बाई 2 आया था हमारा, इसके गुणा में आ रहा था ये सबके, तो देखो 2 एकम 2 2 एकम 2, और जब 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 तो बचेगा। अब यहाँ भी माइनस का sin 2 एकम 2, ये भी तो अल्फा बाई 2 ही बचेगा,
है ना भाई। ये भी तो साइन अल्फा बाई टी बचेगा और ये भी तो आपका कॉस अल्फा बाई टी तो बचेगा। अब इस कॉस अल्फा जो हमने बाहर लिया था ना उसको हम अंदर ले जाए तो ये इसकी गुणा में जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई टू ऊपर आएगा और कॉस अल्फा बाई टू नीचे जाएगा, उससे क्या होगा ये आपस में कट जाएगा। तो हमारा यहाँ तो आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ये ऐसा करते हैं हम एक स्टेप नहीं बढ़ा के हम क्या करते हैं, यहाँ हमने जो काम किया था ना सबके नीचे से ये हटा रखा था बाहर ले लिया था, तो सबके नीचे लगा देते हैं एक बार cos अल्फा बाई 2, इसके नीचे भी cos अल्फा बाई 2 आ रहा था आपका, इसके नीचे भी cos अल्फा बाई 2 लगा देते हैं, है ना भाई। और यहाँ भी cos अल्फा बाई 2 आ रहा था तो ये भी cos अल्फा बाई 2 लगा देते हैं, यहाँ भी cos अल्फा बाई 2 आ रहा था तो cos अल्फा बाई 2 यहाँ भी लगा देते हैं। ये कंडीशन तो थी। तो इसके नीचे भी तो ये रहेगा cos अल्फा बाई 2, इसके नीचे cos अल्फा बाई 2 और इसके नीचे भी यहाँ पर क्या था हमारे पास sin अल्फा बाई 2 बट्टे cos अल्फा बाई 2, ठीक है भाई। इसके भी नीचे यही रहना है cos अल्फा बाई 2। देखो cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपका, यहाँ तो आ गया 1, ये क्या हो गया माइनस का tan अल्फा बाई 2, सही है भाई। और ये क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा बाई 2 और ये क्या हो गया आपका 1। तो ये हमारे पास LHS में ये था और RHS में भी वही आ गया, तो LHS बराबर क्या होगा, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिक्स का। तो इसको मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ तो आप इसको सुनिए जरा ठीक से। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक, द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप भी गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज एक बार 1800 रुपए हो और एक बार 2,000 रुपए हो। तो देखो भाई कैसे करते हैं हम इनके, हमारे पास टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास टोटल अमाउंट 30,000 है, ठीक है। उसको दो पार्टों में बांटना है आपको। एक भाग मान लेता हूं मैं x है, एक फर्स्ट बॉन्ड मान लेता हूं, फर्स्ट बॉन्ड x एंड सेकंड बॉन्ड आपका क्या होगा फिर, सेकंड बॉन्ड तब क्या होगा जब एक बॉन्ड हो गया इतना और सेकंड बॉन्ड तब क्या हो जाएगा आपका 30,000 माइनस x, सेकंड बॉन्ड इतना होगा। और इसको क्या करना है कि 5% वार्षिक ब्याज, 5% पहले वाले बॉन्ड को 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो, इस पर क्या हो भाई 5% का वार्षिक दर लगा रहे हैं और इस पर क्या लगा रहे हैं आपका 7%, ठीक है भाई। इस पर 7% लगा दे, इसको 7% लगाने के बाद में आपको एक बार प्रॉफिट कितना आए, प्रॉफिट ए पार्ट में आ जाए भाई 1800 रुपए, 1800 रुपए आए, है ना भाई। और सेकंड बी पार्ट में क्या आ जाए 2,000 रुपए प्रॉफिट आए। तो इस प्रकार के प्रॉफिटों को होने के लिए इन बॉन्ड की वैल्यू मतलब कितना कितना अमाउंट हो, फर्स्ट बॉन्ड में कितना अमाउंट हो और सेकंड बॉन्ड में कितना अमाउंट हो। जब हमने फर्स्ट बॉन्ड में x अमाउंट लगाया तो अब x क्या करो सेकंड बॉन्ड में क्या करो भाई 30,000 टोटल अमाउंट में से तो उस x को हटा दो भाई, तभी तो हम निकालेंगे कि आपके पास 1800 रुपए का प्रॉफिट है एक पार्ट में और सेकंड बी पार्ट में क्या है 2,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो क्या करते हैं हम इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं x 30,000 माइनस x, यहाँ मैट्रिक्स लिखते हैं इनटू में ये क्या 5/100 कॉलम में लिखते हैं 7/100 बराबर कितना है 1800। प्रॉफिट कितना मिला है 1800 रुपए ए पार्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा a11 एलिमेंट ही तो आएगा, तो a11 एलिमेंट निकलेंगे हम लिखेंगे सिर्फ 5/100 100 ही तो है इनटू x, यहाँ पे क्या आता है प्लस 30,000 माइनस x अपॉन इनटू 7/100, ठीक है भाई, बराबर क्या हो जाएगा 1800 रुपए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे आपने देखा इसके हर में क्या है 100 है, अरे 100 दिख रहा है ना, 100 को 100 कॉमन लेकर इस 1800 को मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे कितना हो जाएगा ये लग जाएगा ना 1,80,000 रुपए,
ठीक है, हो गया 5x प्लस का इस 7 की गुणा करेंगे इससे, 7 दिया 21, 2,10,000 ये हो जाएगा माइनस 7x, ये माइनस का 7x, ये प्लस का 5x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2x बराबर आपका आएगा माइनस का 2,10,000 में से 1,80,000 घटाओगे तो माइनस वाला बड़ा है ना ये वाला, माइनस का 30,000 बचेगा नहीं बचेगा, और जैसे इस माइनस से माइनस काट दोगे आप, और ये कितना बचेगा यहाँ पर 2 से भाग लगाओ, 2 कम 2 10 0 0 15,000 ये आ गया। तो एक बॉन्ड इतना होगा, तो सेकंड बॉन्ड 30,000 माइनस x, सेकंड बॉन्ड क्या हो गया, पहला बॉन्ड ये इतना है, सेकंड बॉन्ड कितना होगा, अरे फर्स्ट बॉन्ड ये आ गया, तो थर्ड सेकंड बॉन्ड क्या होगा, 30,000 में से 15,000 उठाओगे तो वही वो बॉन्ड कितना आ जाएगा आपका 15,000 ही आ जाएगा। 15,000 के आप क्या करोगे, 2 बॉन्ड लगा दोगे, क्या लगा दोगे, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 16,10,000 है, 1,80,000 है, 30,000, ठीक है, ये ठीक है, आपका चेक कर लो एक बार इसको क्या आंसर। और यहाँ भी देखो यही काम करेंगे अब, x रो में लिखो इसको 30 माइनस x, ठीक है, और इसको 5/100 और 7/100, यहाँ 2,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए ना, तो हम कितने कितने के अमाउंट लगाए इस बार, है ना भाई, कितना कितना उसमें 2,000 अमाउंट प्रॉफिट चाहिए हमें, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे 5/100 इंटू x प्लस 30,000 माइनस x अपॉन इंटू आ गई 7/100 इंटू 7/100, ठीक है भाई, बराबर क्या हो जाएगा ये 2,000, ठीक है भाई। तो 100 कॉमन लेंगे यहाँ पे, 100 1/100 कॉमन आएगा, वो इसकी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, हो जाएगा 2 लाख हो गए, 2 लाख हो जाएगा। यहाँ क्या क्या बचेगा 5x प्लस का 7 से 21 2,10,000, क्या भाई माइनस का 7x, यहाँ माइनस का 2x बचेगा, ये 2,10,000 बच जाएगा, तो माइनस का 10,000 बचेगा फाइनली, सही है भाई, 2,00,000 पहले से प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा 10,000 बचेगा, माइनस से माइनस काट दोगे, x बराबर आएगा 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड ये हो गया आपका इस कंडीशन में, तो सेकंड बॉन्ड इस कंडीशन कितना हो जाएगा, तो 2,000 प्रॉफिट चाहिए हमें तब 25,000 रुपए, 30,000 माइनस 5,000 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों का बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्ति होगी। तो देखिए हमें इसको मतलब कि हमें दिया हुआ है कि पुस्तकों की संख्या दी हुई है, तो ये एक पुस्तक का रेट भी दिया हुआ है ना, उसकी एक दर भी दी हुई है। तो हम वैसे हम एक गुणा कर करके और सबको जोड़ना है, जैसे कि 10 दर्जन पुस्तकें हैं और एक पुस्तक की कीमत जैसे गणित की पुस्तकें हैं तो उसको गुणा करें, जैसे 10 दर्जन है तो 10 गुणा 12 120 पुस्तक है, वो एक पुस्तक की कीमत है 40 रुपए, तो 12 4 48 तो 480 रुपए टोटल पुस्तक की कीमत होगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट हमें इन्होंने कहा है कि भाई इस आप भी गुणन विधि से ही आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुस्तकों की संख्याओं को हम रो में लिखेंगे, ठीक है। पुस्तकों की संख्या क्या है हमारे पास, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है भाई, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने पढ़ दिया है उसे, ठीक है। तो आपके पास पुस्तकों की संख्या है कि आपने 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो 10 गुणा 12, सही है। और आपके पास है कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान फिजिक्स के, 8 गुणा 12, और क्या है 10 दर्जन इकोनॉमिक्स के हैं, तो 10 गुणा 12। अब उनके एक एक रेट बताओ मेरे को, रेट क्या कहते हैं, पहले क्या 40, तो 80 60 और 40, 80 60 और 40, इस तरीके से इनके रुपए दिए हुए हैं। हर एक पुस्तक की कीमत है इस तरीके से हिसाब से, जैसे कि ये वाली जो पुस्तक है उसकी कीमत 80 रुपए, इसकी कीमत 60 रुपए, इसकी कीमत, तो इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो A11 एलिमेंट दिया आएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्या है 120, ये आपके पास क्या है हमारे 96, और ये हमारा था 120, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, 120 हो गया, ये 96 और ये 120, ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स है और यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स है 80 60 और 40। तो आप देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारे पास,
12 96 मतलब 960 प्लस 96। हाँ ठीक है ना, 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 54 3 57, तो 5760 रुपए की हो जाएंगे। 12 चौक 48 प्लस 12 चौक 48 का मतलब है कि आपकी 4800 रुपए की हो जाएंगे। तो इनको सबको ऐड करोगे तो 0 और 6 आएगा यहाँ पर, 8 और 7 15 15 और 6 21 का 1 हासिल 2 4 और 2 6 5 11 11 और 9 20, तो 20,160 रुपए की सारी बुक्स तक हो जाएंगी। तो इनकी कीमत हो गई ये वाली। तो देखो आप आंसर सही आ रहा है नहीं, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। रिकॉर्डेड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास 21 और 22 दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल है और उनके लिए इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन दी हुई है हमारे लिए, और इन कंडीशनों से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और उनका ऑप्शनल क्वेश्चन है और दोनों के आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो देखो मैं बताऊं कि P इंटू बाई मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो P इंटू बाई मतलब दोनों की मैट्रिक्स क्या हो रही है यहाँ पे, सॉल्व करते हैं दोनों से, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है। तो P जो मैट्रिक्स है आपकी किस कोटि का है, P मैट्रिक्स की कोटि देखो आप क्या है, P मैट्रिक्स की कोटि क्या है आपके पास, P इंटू के, और बाई मैट्रिक्स की कोटि क्या है, बाई मैट्रिक्स की कोटि क्या है, बाई मैट्रिक्स क्या है आपके पास 3 इंटू के। सही है। अब देखो आपको ये जोड़ने के लिए क्या कंडीशन है, अब डब्ल्यू मैट्रिक्स की कंडीशन, डब्ल्यू मैट्रिक्स की कोटि क्या है n इंटू के, n इंटू 3, और आपके पास बाई मैट्रिक्स है, बाई मैट्रिक्स की कोटि क्या है 3 इंटू के। ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, यह देखो p बराबर यहां से निकल के आ रहा है 3, p बराबर 3 ये है, और ये दोनों, ये यहाँ पे दोनों की रो सेम है। देखो यहाँ पे दोनों में कॉलम सेम है, दोनों में कॉलम क्या है, सेम है। इन दोनों मैट्रिक्सों की जब गुणा हो रही है तो इन दोनों मैट्रिक्सों में क्या है, कॉलम तो सेम है, उतने ही कॉलम है जितनी कॉलम सेम है दोनों की, है ना। अब रो की बात करें तो p बराबर यहाँ पर 3 आ रहा है ना, और यहाँ पर n बराबर आ रहा है 3, और यहाँ पर k बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब यहाँ पर कॉलम 3 के है और n बराबर 3 है। तो आप बताओ जब ये है आपके पास p बराबर 3, ठीक है, और यहाँ पर k बराबर तो k ही आया है, k बराबर k आया है। तो देखो ये जब ऐड कब होंगे, ऐड कब होते हैं जब उनके वर्ग आप स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तब ऐड होते हैं मैट्रिक्स। तो पी वाई मैट्रिक्स डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स में ऐड कब होंगे, जब जैसे कि अगर 2 इंटू 2 इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में, इन दोनों को गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स आ रहा होगा वो आपका क्या है 2 इंटू 2 कोटि का आ रहा है, ये सॉल्व करने के बाद तो ये भी आपका 2 इंटू 2 कोटि का सॉल्व करने का होगा, समझ आ रहा है ना। देखो आप सुनो एक बार, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, p इंटू बाई दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करने के बाद में, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कब होंगे, जब इन दोनों का एडिशन होगा, जब ये आपके क्या होंगे वर्ग आपके होंगे, या तो 3 इंटू 3 के बाद दोनों आपके, है ना। तो आप देखो ये जो है ना n बराबर, ठीक है, p बराबर यहाँ पे क्या है इनका, यहाँ पर इनकी रो ही है, यहाँ पर इनकी रो ही है, तो p बराबर किसके होगा n के, ठीक है। तो इसकी भी रो कितने आई, इसकी 3 आई, इसकी 3 आई, और k बराबर किसके होगा k होगा, समझ में आ रहा है ना, इसकी k है और k है, जब अब 3 का भी है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो कंडीशन कौन सी होगी, p बराबर आपका n हो गया, क्योंकि p बराबर n हो गया, ये दोनों की रो होंगी, ये दोनों की रो होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर p बराबर n हो गया और k बराबर 3 हो गया आपका, तो आपका पहला ऑप्शन से हो गया यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, यदि n बराबर p हो तो वैल्यू 7x - 5z की कोटि क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कोई भी मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स से तभी घटेगा जब उसकी कोटियां क्या होंगी बराबर होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं x जो मैट्रिक्स होगा उसकी जो कोटियां हैं, कोटियां दी हुई है यहाँ पर 2 इंटू n दी हुई है, और z मैट्रिक्स है, z मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 इंटू पी मैट्रिक्स, 2 इंटू पी कोटि का है। तो दोनों जो मैट्रिक्स है x एंड z दोनों मैट्रिक्सों में क्या हो रहा है कि जो रो है दोनों की
दोनों की रो है, वो क्या है दोनों में, दोनों मैट्रिक्सों में दो दो रो है, दोनों में क्या है दो दो रो है। तो आप यही से चेक कर सकते हो, इसी इसी कंडीशन से आप चेक कर सकते हो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो वो वाला आपका ऑप्शन सही होगा जिसमें आपकी रो दो होंगी, रो दो हमारे कौन से मैट्रिक्स में, इसमें है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, बी आंसर, बी ऑप्शन हमारा द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज 3.3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।